हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, मैं अंगद सिंह अवाना आप सभी साथियों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंगद पर स्वागत करता हूँ। साथियों, आज से हम उत्तराखंड का जो करंट अफेयर है उसे फुल डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी से संबंधित, उनके लिए यह करंट अफेयर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि फुल डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और ये जो आपका एग्ज़ाम है वीडियो वीपीडीओ का, जो 21 सितंबर को होने वाला है, इससे पहले पहले मैं 5 से 6 वीडियो लेक्चर तो अपलोड अवश्य करूंगा, ताकि आपको इसमें भी फ़ायदा हो। हालांकि मैंने इससे पहले भी करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप उन्हें भी देखिए, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो आज से वीडियो में शुरुआत कर रहा हूँ, ये फुल डिटेल के साथ में होगी। हम डिटेल से यहाँ करंट अफेयर पढ़ते हुए चलेंगे। और ये जितने भी मैं पीडीएफ आपको ये दिखाई दे रही है, और अन्य भी जितनी पीडीएफ हैं, ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ग्रुप पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से आपको फ्री में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज से हम इस फुल डिटेल करंट अफेयर्स की। सबसे पहले हम देखते हैं पहली हेडलाइन, जो है डीआईटी यूनिवर्सिटी से संबंधित। तो डीआईटी यूनिवर्सिटी जो कि देहरादून में है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डीआईटी यूनिवर्सिटी कहाँ है, देहरादून में है। ये एक मेजबानी कर रही है। मेजबानी किस चीज़ की कर रही है? तो नासा ग्लोब स्पेस एप्स हैकाथॉन 2025 की डीआईटी यूनिवर्सिटी मेजबानी कर रही है। अच्छा जी, ये नासा ग्लोब स्पेस एप्स हैकाथॉन 2025 है क्या? तो यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हैकाथॉन है, जिसे नासा यानी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी हर साल आयोजित करती है। हैकाथॉन का मतलब क्या होता है, यह भी हमें जान लेना चाहिए। हैकाथॉन का मतलब क्या होता है? हैकाथॉन एक प्रतियोगिता होती है जिसमें लोगों में कौन शामिल हो सकते हैं? स्टूडेंट्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल हो सकते हैं, डेवलपर्स हो सकते हैं, डिजाइनर्स हो सकते हैं। तो ये सभी लोग मिलकर किसी समस्या का समाधान निकालते हैं, और वो भी बहुत कम समय में, 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे में किसी समस्या का समाधान निकालते हैं। और जब इस प्रकार से समाधान निकाला जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा या फिर प्रोफेशनल्स के द्वारा, प्रोफेसर्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, ठीक है, तो उसे हैकाथॉन बोलते हैं बच्चों। अच्छा जी, नासा ग्लोब स्पेस एप्स हैकाथॉन 2025 के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसमें पूरी दुनिया से लगभग अधिक से अधिक लोगों को आमंत्रित किया जाता है। प्रतियोगियों को अंतरिक्ष, पृथ्वी और विज्ञान से जुड़ी चुनौतियां दी जाती हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्रहों का अध्ययन, अंतरिक्ष से जुड़ी हुई तकनीक, उपग्रह डाटा का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए वो, पर्यावरण की समस्याएं आदि। और प्रतिभागी ऐप, सॉफ्टवेयर, गेम, डेटा एनालिसिस, डिजाइन या रिसर्च सॉल्यूशन बना सकते हैं इसमें नासा ग्लोब स्पेस एप्स हैकाथॉन में। तो ये नासा ग्लोब स्पेस एप्स हैकाथॉन की जो मेजबानी है वो डीआईटी यूनिवर्सिटी इस बार कर रही है। आइए जान लेते हैं, विस्तार से जानते हैं। डीआईटी यूनिवर्सिटी देहरादून अब नासा ग्लोब स्पेस एप्स हैकाथॉन 2025 की मेजबानी करेगी। पहली लाइन से ही आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। प्रश्न आएगा डीआईटी यूनिवर्सिटी ने किसकी मेजबानी की है? तो आंसर है नासा ग्लोब स्पेस एप्स हैकाथॉन की। या आ सकता है नासा ग्लोब स्पेस एप्स हैकाथॉन की मेजबानी उत्तराखंड की किस विश्वविद्यालय या किस यूनिवर्सिटी ने की है? तो डीआईटी यूनिवर्सिटी ने की है। इसके लिए डीआईटी यूनिवर्सिटी ने नासा के अधिकृत तकनीकी साझेदार के साथ समझौता किया है, यानी कह सकते हैं नासा के साथ ही समझौता किया है, क्योंकि नासा से संबंधित है ये नासा ग्लोब स्पेस एप्स हैकाथॉन, ठीक है। इस कार्यक्रम में भारत समेत दुनिया के कई देशों के छात्र, इनोवेटर्स और चेंज मेकर्स हिस्सा लेंगे, ठीक है। आइए जान लेते हैं नासा स्पेस एप्स चैलेंज क्या है। तो 2012 में 17 देशों में 25 छोटे छोटे आयोजन से इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? नासा स्पेस एप्स की। अब यह दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक हैकाथॉन बन गया है। अगर प्रश्न आ जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक हैकाथॉन कौन है, तो नासा स्पेस एप्स चैलेंज है, ठीक है। 2024 में यानी पिछले साल 163 देशों में 485 आयोजन के साथ ये हुआ था, जिसमें लगभग 93,500 प्रतिभागी शामिल हुए।
पहले इसमें केवल अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट होते थे, लेकिन 2017 से क्या हुआ बच्चों, इसमें पृथ्वी विज्ञान को भी शामिल कर दिया गया है। अब इसमें विज्ञान, टेक्नोलॉजी, कला और मानवीय विषयों को जोड़कर धरती और अंतरिक्ष की समस्याओं के समाधान के लिए नए नए विचार खोजे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये डीआईटी यूनिवर्सिटी की उपलब्धि क्या है? तो डीआईटी यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो यह आयोजन करेगी। अब डीआईटी यूनिवर्सिटी का नाम नासा के आधिकारिक स्पेस ऐप चैलेंज के प्लेटफॉर्म पर भी दिखेगा। 2025 का आयोजन कौन कर रही है? डीआईटी यूनिवर्सिटी देहरादून कर रही है और इसी के कैंपस में ये होगा। तो बच्चों ये प्रश्न केवल आपको ये याद रखना है, ठीक है। यदि आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो केवल इतना याद रखिए कि डीआईटी यूनिवर्सिटी ने किसकी मेजबानी की है? तो नासा ग्लोब स्पेस एप्स हैकाथॉन 2025 की मेजबानी की है। और यदि आपका यूके पीएससी एग्जाम है, ठीक है, यानी लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस से संबंधित आपका एग्जाम है, तो फिर आप ये सारी डिटेल अपने पास रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडलाइन देख लेते हैं। अच्छा, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देहरादून में तपोवन और निकेतन का उद्घाटन किया गया। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जून महीने के आसपास में 3 दिवसीय देहरादून यात्रा पर आई थी और उस समय इन्होंने उद्घाटन किया किस किस का? राष्ट्रपति तपोवन का, राष्ट्रपति निकेतन का और आंगतुक सुविधा केंद्र और कैफेटेरिया का। यहीं से प्रश्न बनेगा, ठीक है। अगर वनडे एग्जाम है तो यहीं से एग्जाम क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति तपोवन, राष्ट्रपति निकेतन या आंगतुक सुविधा केंद्र और कैफेटेरिया का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, ये इसका सही आंसर होगा। और इन्होंने साथ ही साथ एक आधारशिला या नींव भी रखी राष्ट्रपति उद्यान की, ठीक है। राष्ट्रपति उद्यान की देहरादून में इन्होंने आधारशिला रखी और इसी से संबंधित एक पुस्तक विमोचन भी की। इस पुस्तक का जो विषय था वो था राष्ट्रपति निकेतन, तपोवन और उद्यान की जैव विविधता। अच्छा जी, इसमें शामिल है 300 प्लस वनस्पति प्रजातियां और 170 प्लस जीव जंतु प्रजातियां। जीव जंतुओं में तितली, पक्षी, स्तनधारी जीव हैं, ठीक है। ये जो राष्ट्रपति तपोवन है और राष्ट्रपति निकेतन है, इसका जनता के लिए खुलने की तिथि जो थी वो 24 जून 2025 थी और राष्ट्रपति निकेतन की 1 जुलाई 2025 थी, ठीक है बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति तपोवन का उद्घाटन किसने किया, राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किसने किया, ठीक है। राष्ट्रपति उद्यान से संबंधित पुस्तक का विमोचन किसने किया, आंगतुक सुविधा केंद्र और कैफेटेरिया का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया और देहरादून में किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, थल सेना अध्यक्ष कौन है? थल सेना अध्यक्ष तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। तो थल सेना अध्यक्ष द्वारा रेडियो आईबेक्स 88.4 तराना उद्घाटन, ठीक है। देखिए, एक एफएम का उद्घाटन किया है, किन्होंने किया है? उपेंद्र द्विवेदी जी ने किया है। उत्तराखंड का ये दूसरा उद्घाटन है और गढ़वाल का ये पहला उद्घाटन है, ठीक है। मतलब सेना के द्वारा उत्तराखंड का सेकंड और गढ़वाल का पहला उद्घाटन है, ठीक है। आइए पढ़ लेते हैं डिटेल में। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उद्घाटन किया किस चीज का? आइए जानेंगे। गढ़वाल के ज्योतिर्मठ में यह उद्घाटन हुआ और उद्घाटन किया रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 एफएम का, ठीक है। इस एफएम का जो उद्घाटन किया वो गढ़वाल के ज्योतिर्मठ में किया और उपेंद्र द्विवेदी जी ने किया। किन्होंने किया? उपेंद्र द्विवेदी जी ने किया यह उद्घाटन। यह गढ़वाल का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है और उत्तराखंड में सेना का दूसरा सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, ठीक है। इससे पहले भी सेना के द्वारा एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया जा चुका है। पहला जो था वो पिथौरागढ़ में इन्होंने उद्घाटन किया था, चीन और नेपाल सीमा के पास में। नाम था पंचशील प्लस, ये भी एक रेडियो है, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो था वो सीमावर्ती पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों से सीधा संपर्क और उन्हें जानकारी और मनोरंजन उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो पंचशील प्लस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एक रेडियो चैनल है या एफएम चैनल है, ठीक है, रेडियो चैनल है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 एफएम या रेडियो आईबेक्स तराना, केवल इतना ही नाम आपको पता होना चाहिए कम से कम कि ये क्या है। तो ये एक एफएम है और इसका उद्घाटन गढ़वाल के ज्योतिर्मठ में हुआ है। किसने किया है?
उपेंद्र द्विवेदी जी ने किया है, जो कि है थल सेना अध्यक्ष। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये सीमा है, इधर उत्तराखंड है और इधर कौन है, चीन। तो यहां जो सीमावर्ती लोग हैं इन्हें क्या चाइना की ओर से अगर कोई कार्रवाई होती है युद्ध की कुछ इस प्रकार से, या भारत की ओर से हो जाती है, तो सीमावर्ती लोगों को जानकारी मुहैया कराने के लिए ये एफएम को या एफएम का लॉन्च किया गया है, या कह सकते हैं उद्घाटन किया गया है, ताकि यहाँ सीमावर्ती लोगों को पता चल सके कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उन्हें जानकारी देने हेतु और साथ ही साथ मनोरंजन करने हेतु इन दोनों रेडियो एफएम का उद्घाटन किया गया है सेना के द्वारा। अब आइए जान लेते हैं नेक्स्ट, उत्तरकाशी थराली आपदा, इसके बारे में आप सभी अवगत हैं। ठीक है, तो उत्तरकाशी में जो हमारा धराली है, धराली गांव, ये उत्तरकाशी में है और 5 अगस्त 2025 को यहाँ एक घटना घटती है। ऊपर से खीर गंगा नदी से बहुत बड़ा मलबा आता है और पूरे धराली गांव को समाप्त कर देता है मात्र 34 सेकंड में। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं। भीषण आपदा से दर्जनों लोगों की मौत हुई है। यहाँ पर खीर गंगा नदी में बाढ़ से थराली गांव सिर्फ 34 सेकंड में मलबे में दब गया। ठीक है, आपने वो वीडियो भी देखी होगी सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर, जिसमें हम देखते हैं कि ऊपर से खीर गंगा का पानी आता है और खीर गंगा के पानी के साथ बहुत भारी मात्रा में मलबा आता है और पूरे धराली गांव को मलबे में बदल देता है। मतलब गांव का नामो निशान नहीं रहता, मलबे में बदल जाता है और यहाँ सैकड़ों या दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है बच्चों। कारण क्या हुआ? श्रीकंठ पर्वत के ग्लेशियर का मलबा असली कारण था। भारी बारिश और तीखी ढलानों से मलबे की रफ्तार और भी तेज हो गई। ठीक है, गांव और आसपास के इलाकों में भारी तबाही हुई। कई दिनों बाद भी लोगों की तलाश अब भी जारी है। एसडीआरएफ और भूवैज्ञानिकों की टीम ने ड्रोन फुटेज से कारण का पता लगाया है। ऊपर ड्रोन भेजे गए और फिर कारण का पता लगाया। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान एनआईएम और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने खीर गंगा उद्गम स्थल का निरीक्षण भी किया है। तो ऊपर से ये जो खीर गंगा में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और प्लस वहाँ पर बहुत ज़्यादा मलबा होता है। ठीक है, और ये मलबा पानी के साथ फिर नीचे आता है भारी मात्रा में। अब तेज ढलान के कारण इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये पूरे धराली गांव को क्या कर देता है, मलबे में बदल देता है। ठीक है, तो इसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई है, बहुत सारे लोग लापता हैं। तो इसका आपको पता है, आपको केवल इसकी तारीख याद रखनी है, एग्जाम में आ सकता है। ये दुखद घटना 5 अगस्त 2025 को ये हुई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट ऑपरेशन कालनेमी के बारे में जानते हैं। ऑपरेशन कालनेमी क्या है? तो ये जो ढोंगी बाबा है ना, उनके लिए है स्पेशल। ढोंगी बाबा, ढोंगी बाबा मतलब जो फ्रॉडी हैं, केवल बाबाओं का क्या कर लेते हैं, इस प्रकार के कपड़े पहन लेते हैं, तो वे ढोंगी बाबा ही होते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की है। उद्देश्य क्या है? साधु संतों का भेष बनाकर लोगों को ठगने वालों पर कार्रवाई। ठीक है, सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों को रोकना इसका उद्देश्य है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों पर रोक लगाना इसका उद्देश्य है। भूमि अतिक्रमण और धर्मांतरण करने वालों को रोकना इसका उद्देश्य है। यह अभियान लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण जैसी गतिविधियों के खिलाफ है। सरकार ने आम जनता से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। ठीक है, इस अभियान का नाम रामायण के कालनेमी से प्रेरित है, जो हनुमान जी को भटकाने की कोशिश करता था, नहीं है, लिखो, करता है, क्योंकि एक बार किया था। यहाँ था से हमें ऐसा लग रहा है कि बार बार करता है। ठीक है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि बार बार, वो केवल एक बार ऐसी कोशिश करता है कालनेमी हनुमान जी को भटकाने की। तो बच्चों, ऑपरेशन कालनेमी किससे संबंधित है? तो ढोंगी बाबा, आप ये नाम याद रखना। ढोंगी बाबा मतलब जो साधु संतों का भेष बनाकर लोगों को ठगने वाले लोग होते हैं, उन पर कार्रवाई से संबंधित है ये ऑपरेशन कालनेमी। और इसके उद्देश्य एक नहीं है, बहुत सारे हैं। ये हमने इसके सारे उद्देश्य पढ़े, तो ये प्रश्न आ सकता है कि ये ऑपरेशन कालनेमी किससे संबंधित है, तो याद रखना बच्चों आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है,
उत्तराखंड निवेश उत्सव कहाँ हुआ? ये रुद्रपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ। मुख्य अतिथि कौन थे? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। आयोजन किसके द्वारा हुआ उत्तराखंड निवेश उत्सव का? तो पुष्कर सिंह धामी सरकार के द्वारा हुआ। पृष्ठभूमि क्या थी? दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। देखिए दिसंबर 2023 में ग्लोब इन्वेस्टर समिट होता है और उस समिट में क्या होता है? इस समिट में 3.56 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए थे। ठीक है, यही हमारे उत्तराखंड में ही साइन हुए थे और इस 3.56 लाख करोड़ रुपए में से अब 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतारा गया इस निवेश के द्वारा, उत्तराखंड निवेश उत्सव के द्वारा। ठीक है, पहले क्या हुआ था? पहले दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोब इन्वेस्टर समिट हुआ था जिसमें 3.6 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए थे, यानी ये तो केवल साइन हो गए थे। अब इन 3.56 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश अब धरातल पर उतारा गया है। ठीक है, गृह मंत्री ने वक्तव्य भी दिया है जिसमें राज्य सरकार की सराहना की है। यह तो एग्जाम में नहीं आएगा। केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग का आश्वासन मिला है और रोजगार सृजन जिसमें 81,000 नए रोजगार सीधे सहायक उद्योगों से 2.5 लाख से अधिक नए रोजगार की संभावना है। यानी रोजगार सृजन 81,000 नए रोजगार, जो नए रोजगार होंगे वो तो सीधे आने की संभावना है 81,000 और इनडायरेक्टली 2,500 से अधिक नए रोजगार बनेंगे, ऐसी संभावना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तराखंड में गढ़ और किले। उत्तराखंड में बच्चों बहुत सारे गढ़ और किले हैं, कुल संख्या 403 है जिसमें से 235 गढ़ हैं और 168 किले हैं। अध्ययन किसने किया है इन गढ़ों का और किलों का? तो उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र USAC ने किया है, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ने। ठीक है, 15 साल में यानी 2008 से 2023 में इन्होंने कितने गढ़ और कितने किले खोज निकाले? 403 गढ़ और किले इन्होंने खोज निकाले हैं 2008 से 2023 तक। ये इनकी मेहनत है, किसकी? USAC की। महत्व क्या है? ऐतिहासिक प्लस सांस्कृतिक धरोहर, पारंपरिक संरचनाएं शामिल हैं। ठीक है, राजवंश, परमार राजवंश, कत्यूरी चंद ने प्रमुख भूमिका निभाई है, यानी इनसे संबंधित ही ये गढ़ और किले हैं। और सबसे ज्यादा पौड़ी में 108 गढ़ जिनमें से 81 गढ़ और 27 किले मिले हैं। दूसरे स्थान पर टिहरी है, यहाँ से 55 गढ़ और 9 किले मिले हैं। तीसरे स्थान पर पिथौरागढ़ है, यहाँ से 42 किले मिले हैं। ठीक है, अगर जिलेवार हम गढ़ और किले देखें तो अल्मोड़ा में 8 गढ़ 29 किले मिले हैं। बागेश्वर, हालांकि ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। बागेश्वर में एक गढ़ और 11 किले मिले हैं। चमोली में 15 गढ़ और 5 किले मिले हैं। चंपावत में 17 किले मिले हैं। देहरादून में 19 गढ़ मिले हैं। नैनीताल में 18 गढ़ मिले हैं। तो ये इस प्रकार मिले हैं, आप देख लेना। और हिमाचल सीमा पर भी 3 गढ़ और उत्तर प्रदेश सीमा पर 2 गढ़ स्थित हैं। ठीक है जी, तो इतने सारे गढ़ मिले हैं। केवल आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में 403 गढ़ और किले मिले हैं। और किसने इनका अध्ययन किया है? तो अध्ययन किया है उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र USAC ने। यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो वीडियो लेक्चर होगा, वो थोड़ा लंबा होगा बच्चों। उसे हम 40 से 45 मिनट का रखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी और डिटेल में उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने में आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।